स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं कुछ 5 मई के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप सबके लिए। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि लेबनान में 40 टन मृत मछलियाँ लितानी नदी में प्राप्त हुई हैं। तो पहले बहुत आराम से समझ लीजिएगा कि लितानी नदी कहाँ है और क्या क्या घटनाक्रम है पूरा। तो जो ये आप देख पा रहे होंगे मैंने जो रेड लाइन खींची हुई है, तो ये यहाँ से लितानी नदी निकलती है और ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में जाकर के समाप्त हो जाती है। अगर मैं पूरी बात करूँ लितानी नदी की, तो लितानी नदी यहाँ पर एक घाटी पाई जाती है, उस घाटी का नाम है बेक्का घाटी। बेक्का घाटी, तो बेक्का घाटी से ये लितानी नदी निकलती है और जाकर के भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में जाकर के ख़त्म हो जाती है, जो कि आपके ऊपर मेंशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक बात समझनी पड़ेगा कि यहाँ पर ये मछलियाँ क्या इसी नदी पे पाई गई हैं, तो कहाँ पाई गई हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं। तो लितानी नदी के ऊपर एक झील बनाई गई है, जिस झील का नाम है कारून झील। अगर गौर करें आप इस झील के ऊपर, तो ये जो लितानी नदी जा रही है, इसी पे ही एक ये झील बनाई गई है, निर्मित करी गई है कृत्रिम रूप से। इसका नाम है कारून लेक, और कारून लेक के ऊपर ही बाकायदा डैम वैम बना करके यहाँ पर सिंचाई जैसे साधन और पनबिजली जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, इसका निर्माण किया गया था 1959 में, यानी कि 1959 में यहाँ पर एक डैम बनाया गया कारून झील के ऊपर, और वहीं से ही सिंचाई और जल विद्युत के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इस लितानी नदी के ऊपर जो ये कारून झील है, इसी पर जो डैम बनाया गया, यहाँ पर प्रदूषण स्तर बहुत हाई है। अब प्रदूषण स्तर जब बहुत हाई है, तो यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ आ गई कि यहाँ पर 40 टन मृत मछलियाँ पाई गई हैं। तो आप सब कम से कम ध्यान रखिएगा कारून झील के बारे में। और लितानी नदी आपसे अगर पूछता है कि बताइए अभी हाल ही में चर्चा में रही लितानी नदी किस देश की प्रमुख नदी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए लेबनान। और अगर लेबनान पूछता है कि लेबनान कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा अफ्रीका में। गौर करें इस बात को लेकर के कि बेरूत अभी चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि बेरूत में अभी हाल ही में गत वर्ष अमोनियम नाइट्रेट के कारण एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिससे कि जान और माल दोनों की हादसे में काफ़ी देखने को मिले। भारत ने भी काफ़ी कुछ राहत सामग्री अपनी भेजी थी, तो वो अपना अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी आप कम से कम इस मुद्दे के साथ में रिलेट कर पाएँ, याद रखें इस बात को लेकर के। ठीक है, तो ये क्या है कारून झील और क्या है लितानी नदी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप इस चीज़ को समझने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो इसके बारे में समझिएगा कि यूनाइटेड नेशन जो असेंबली है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसने 1993 से 1993 से इस दिन को मनाने का फैसला लिया है कि 1993 से संयुक्त राष्ट्र असेंबली, जनरल असेंबली है, वो इसे मनाती है। ठीक, अब कुछ मैंने यहाँ पर रैंकिंग दे रखी है 2021 की। तो पहले स्थान पर यहाँ पर कौन है, तो नॉर्वे। आप सबका पहली बात टॉप 3 नेशन आपको पता होने चाहिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कि कौन से 3 टॉप कंट्रीज हैं। तो नंबर 1 पर नॉर्वे, नंबर 2 पर फिनलैंड, नंबर 3 पर स्वीडन। अब एक बात आप सबको ध्यान रखना है कि भारत हमारा कौन से स्थान पर है। तो भारत जैसा गत वर्ष 142 स्थान पर था, वैसे ही 142वें स्थान पर अभी फिर भी है। अगर मैं अन्य देशों की बात करूं, आपके भारत के पड़ोसी देशों की, तो हमसे एक पायदान ऊपर या 2 पायदान ऊपर कहूँगा, 140वें स्थान पर है कौन है, म्यांमार। तो म्यांमार, जबकि अभी हाल ही में गतिविधियां, यहाँ पर सैन्य गतिविधियां बहुत ज़्यादा लिप्त हो चुका है। आप सब कम से कम म्यांमार के ऊपर नज़र जरूर बनाए रखें। म्यांमार से 110% क्वेश्चन आएंगे, आप कम से कम ध्यान में रखिएगा इस बात को लेकर के। ठीक है, बाकी हमारा पड़ोसी देश चाइना 177, इसकी रैंकिंग हर बार ख़राब रहती है। कारण ये है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही डिक्टेटरशिप जैसे, यानी कि बहुत तानाशाही जैसी व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रेस को उतनी ही स्वतंत्रता है जितना कि शासन कहता है कि आप इतना लिखिएगा, उतना ही प्रेस लिखती है। ठीक है, खैर जो भी है, तो कम से कम इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब मैंने एक ग्राफ यहाँ पर भी बना दिया है, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कम से कम क्या है क्या नहीं। और सबसे अंतिम स्थान पर इरिट्रिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश रहे हैं। वर्तमान में इसने एक पायदान अपना सुधार कर लिया, 179 पर हो गया है और 180 पर पहुंच गया है इरिट्रिया। ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात लेकर। खैर वापस आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। तो भारत में अगर आपसे कभी पूछे कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जैसे विषय कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 19 में। ठीक है, 19 में, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता जैसी व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं। वो अलग व्यवस्था होगी कि मैं अगर मैं पार्ट में बांटूंगा तो फिर एक अलग दशाएं हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कम से कम ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता जैसी व्यवस्थाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन खूब बनता है आप सबसे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि बंगलुरु की श्यामला गणेश ने जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये अवार्ड अभी हाल ही में जीत लिया है। तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन दिया क्यों गया, देख लीजिएगा। श्यामला जी ने अपने पति गणेश के साथ मिलकर के 1983 में एक जापानी स्कूल खोला था बेंगलोर में ही, और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए जापान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का पुरस्कार इन्हें हाल ही में दिया है। ध्यान रखना इतनी बात को लेकर कि यह पुरस्कार 1875 में वहाँ के सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन अगर आपसे मैं एक प्रश्न को बदल देता हूँ, आपसे पूछूं
कि सर्वश्रेष्ठ जापानी पुरस्कार कौन सा है, तो आप थोड़ा सा कहेंगे मुझे नहीं पता, ठीक, राइट। तो उसका मैं आपको बता दूं कि सर्वश्रेष्ठ राइजिंग जो पुरस्कार है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो जापानी पुरस्कार है वो ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम, लिख दे रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम, ये अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है जापान का। और मैं बता दूं आपको, ये अवार्ड हमेशा राष्ट्र प्रमुखों को ही दिया जाता है, यानी कि जो राष्ट्र यानी नेशन के चीफ होते हैं, जैसे राष्ट्रपति टाइप, उन व्यक्तियों को ही दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के एक साल बाद यानी कि 1876 में स्थापित हुआ था, 1876 में स्थापित हुआ था। और इसकी स्थापना सम्राट मेजी द्वारा की गई थी। वहाँ के तत्काल सम्राट थे मेजी, इन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। मेजी, सम्राट मेजी ने इसकी स्थापना करी थी। तो ध्यान रखना कि जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो केवल राष्ट्राध्यक्षों को ही दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अवार्ड दिया गया। लेकिन अभी फिलहाल जो चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय ये है कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसे दिया गया। देखिए, एक ही पिक्चर इनकी ढंकी मुझे भी दिखाई दी, क्योंकि किसी भी पिक्चर क्वालिटी में बहुत अच्छी नहीं है इनकी पिक्चर क्वालिटी श्यामला जी की, ठीक है। तो ये आप देख पा रही हूँ जो ग्रीन साड़ी में खड़ी हुई हैं, यही है श्यामला गणेशन, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन ये है कि रिपब्लिक ऑफ कांगो ने स्वयं को अभी हाल ही में इबोला से मुक्त घोषित कर लिया है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा रिपब्लिक ऑफ कांगो है कहाँ पर। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पूरा मैं आपको इर्द गिर्द घेरे दे रहा हूँ, ये वाला पूरा जो नेशन है, ये है रिपब्लिक ऑफ कांगो। गौर करें, अगर इसके पहले मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके लिखा, हाल ही में इबोला के चलते पूर्वी भाग में 6 मृत्यु दर देखी गई थी। देखो, अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखा पाऊँ, आई होप दिखा पाऊँ मैं, तो जो ये आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, जो ये रेड वाला है, ये रेड वाला दिखा रहा है नंबर ऑफ केसेस, यानी कि 1 से 10। तो ये जो आपको वर्तमान में रिपब्लिक ऑफ कांगो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर छोटे छोटे केसेस कुछ ज़्यादा ही रेड वाले, यानी कि 1 से 10 की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। और अगर ईस्ट वाले छोर पे देखोगे तो यहाँ पर संख्याएं कुछ ज़्यादा ही हैं, 11 से 100 के बीच में। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ, इबोला से अपने आप को किसने, रिपब्लिक ऑफ कांगो ने मुक्त घोषित कर लिया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, क्या कि इबोला की अगर आपसे खोज संबंधी डेटा पूछे, क्योंकि बहुत पूछा जाता है, अफ्रीका में खासतौर पे बड़े मात्रा में पाया जाता है। 1976 में पहली बार इबोला को खोजा गया था, ठीक है। इसके अलावा 2019 की जून में इबोला के कारण ही कांगो में स्वास्थ्य इमरजेंसी भी लगी थी, यानी कि हेल्थ इमरजेंसी लागू हो गई थी इसी क्षेत्र में। कब, 2019 के जून में, इसे WHO ने लगाया था। अब अगर मैं इबोला की बात करूं तो इबोला, मैं आपको एक अन्य मैप में बता दे रहा हूँ, इबोला बेसिकली होता क्या है, जानवरों से फैलता है ह्यूमन में, और उसके बाद ह्यूमन से ह्यूमन बाकायदा सर्कुलेट होता रहता है, यानी कि बढ़ता रहता है, चलता रहता है, आगे चेन बनाता रहता है। अगर मैं नेचुरल रूप से बात करूं तो मैंने लिखा हो रखा है, बिलीव्ड दैट फ्रूट बैट इनहेबिटिंग वेस्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट एंड नेचुरल होस्ट ऑफ फॉर द वायरस, यानी कि नेचुरल तरीके से कौन अगर इसको होस्ट करता है या प्राकृतिक रूप से इसका कौन वाहक होता है, तो फ्रूट एनिमल, ठीक है। फ्रूट एनिमल जो होता है ये इसका प्राकृतिक रूप से वाहक होता है। अगर मैं बात करूं मृत्यु दर की, तो 50% मृत्यु दर होती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इबोला से पीड़ित है तो 50% चांसेस उसके हैं कि वो मर ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और डेटा देता हूं कि इसके लिए बाकायदा एक वैक्सीन लाई गई थी, उसका नाम था RVSV, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही नोट डाउन करने का प्रयास करिएगा, ZEBOV। ये वैक्सीन इबोला वायरस के लिए बाकायदा लगाई जाती है, ठीक है। बेसिकली इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं जानकारी के लिए, एक तो सीरम के माध्यम से जांच कर सकते हैं, या जैसे एलिसा टेस्ट जो एड्स के लिए होता है उससे भी जांच कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट की पद्धतियां हैं इबोला के लिए, लेकिन बेसिकली इबोला जो चर्चा में रहता है वो हर बार अफ्रीका के कारण ही चर्चा में रहता है। तो कम से कम आप ध्यान रखिएगा, इबोला के मसले अपने आप ही आए थे, कहाँ से आए थे, केरल से आए थे, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखिएगा कि इबोला भारत में सबसे पहले देखने को कहाँ मिला था, तो केरला में, राइट। और फ्रूट बैट यानी कि फ्रूट चमगादड़ जो इसका प्राकृतिक रूप से वाहक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यूरेनियम की श्रेणी में यूरेनियम 214 को यूरेनियम श्रेणी का सबसे हल्का पदार्थ कहा गया है। क्यों, देखो मैं बताता हूँ आपको कि यूरेनियम 214 को भी हल्का घोषित किया गया, वो आइसोटॉप के कारण, उनकी आइसोटॉप में कमियां पाई गई, ऐसे बहुत सारे वो केमिकल रीज़न है, उनके ऊपर नहीं जाते हैं अपन। लेकिन कम से कम एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यूरेनियम, अगर आपसे पूछे यूरेनियम की सभी श्रेणियों में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला यूरेनियम कौन है, तो आपका स्पष्ट रूप से उत्तर होना चाहिए यूरेनियम 235। आप सब जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन जैसी क्रियाओं के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, जैसे बम निर्माण करे जाते हैं, बम वर्षा जैसी चीज़ों के लिए यूरेनियम 235 प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भी प्रयोग में यही लाया जाता है। अब आपसे मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ने जा रहा हूँ, क्या कि पूरे दुनिया में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किसके पास में है, और नंबर 2 पर सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, यानी कि सर्वाधिक निकासी कौन करता है। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, कम से कम ध्यान रखिएगा, कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है
और आप एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के 14वें संस्करण को हाल ही में क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि वहाँ के जो कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ स्टाफ हैं, वर्तमान में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के लिए इस आईपीएल के 14वें संस्करण को क्या कर दिया गया, अभी कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया है। देखना होगा भविष्य में कितना आगे बढ़ता है कितना नहीं, हालांकि 1 हफ्ते के लिए बोला गया, फिर भी देखते हैं। अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो आईपीएल की शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 में। आईपीएल स्टार्टिंग फ्रॉम 2008। ठीक, 8 के अलावा इसमें ध्यान रखना ज़्यादातर 8 टीमें ही हिस्सा लेती हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर्वाधिक टीम, ऐसी कौन सी सर्वाधिक टीम है जो सबसे ज़्यादा जीत हासिल कर चुकी है, तो मुंबई इंडियंस अब तक 5 बार कुल जीत चुकी है। सर्वाधिक रनों की बात करूं तो विराट कोहली के पास सर्वाधिक रन है। अगर मैं बात करूं टोटल आईपीएल की 5,878 रन, 5,878 रन वर्तमान में विराट कोहली के नाम है। सर्वाधिक विकेट की बात करूं तो लसित मलिंगा, श्रीलंकन बॉलर हैं लसित मलिंगा, ये भी मुंबई से ही खेलते थे। इनके पास सर्वाधिक विकेट हैं, विकेट की संख्या 170। फिलहाल अभी देखते हैं कि आईपीएल 14 अभी लंबा संस्करण चलना था, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो आई होप आपको यहाँ से इतने जो क्वेश्चन मिले वो आपके लिए काफ़ी काम के रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड-19 के दौरान जो कार्यरत पत्रकार हैं उनको भी शामिल किया। देखिए होता क्या है, सभी पत्रकार, आज की डेट में पत्रकार एक ऐसा समुदाय बन चुका है, सर्वाधिक रूप से पत्रकारिता व्यक्त करना चाहता है, लेकिन सभी व्यक्तियों को इस योजना में शामिल नहीं किया जा सकता था। उड़ीसा सरकार ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया था। लेकिन कोविड-19 में जब काम कर रहे हैं जो पत्रकार, अपनी जान के ऊपर खेल कर रहे हुए, तो इसके लिए कोविड-19 समय में उड़ीसा सरकार ने, जो वर्तमान में आपकी पिक्चर में देख पा रहे हो, नवीन पटनायक जी ने एक घोषणा करी है कि हम लगभग इसमें जो भी कोविड-19 के दौरान कार्यरत पत्रकार हैं उनको अंतिम श्रेणी का योद्धा मानते हैं, यानी कि उनको योद्धा की संज्ञा दी। और इस योजना से लगभग अगर ये योजना सभी लोगों के लिए बनाई जाती है तो 6500 अन्य पत्रकार इसमें जुड़ेंगे। अब योजना को समझ लीजिए क्या है। योजना बेसिकली स्टार्ट करी गई थी 2018 में, यानी कि आज की योजना नहीं है, ये तो अभी अनाउंसमेंट करी गई, तो समझ लीजिएगा। अब 2018 में योजना शुरू करी गई। इसमें मिलता क्या है, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ये आपसे क्रॉस क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ सकता है कि 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को, उसके जो घर के व्यक्ति होते हैं उसको बाकायदा टीका जैसी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। आपको मैं बता दूं, अब एक नाम आपको शायद खटक रहा हो कि गोपबंधु कौन है, ये नाम इतना गोपबंधु ही क्यों रखा गया इस योजना का, तो देख लीजिएगा। गोपबंधु उड़ीसा के समाज सुधारक, राजनेता और लेखक माने जाते थे। उन्होंने एक पत्रिका संपादित करी थी, उसका नाम जरूर ध्यान रखना, सत्यवादी पत्रिका का संपादन करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, गोपबंधु जी। और इसीलिए बाकायदा गोपबंधु जी के ऊपर ही इस योजना का नाम रखा गया है। ठीक है, वो होते हैं ना कुछ विरासत व्यक्ति होते हैं हमारे यहाँ पर, उनके ऊपर बाकायदा अलग अलग योजनाएं चलाते रहते हैं जिससे कि उन्हें लोग स्मृति जरूर रखें कम से कम। ठीक है, खैर सीएम की बात करूँ तो सीएम वर्तमान में नवीन पटनायक जी हैं, जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हो। वर्तमान में जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य जिससे सबसे ज़्यादा योजनाएं लॉन्च करता है। मैं हर बार डिस्कस करता हूँ, इतनी बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि बीपी कानूनगो के पश्चात, देखिए अभी आपको पता होगा कि बीपी कानूनगो ने भी इस्तीफा दे दिया था, राइट। तो बीपी कानूनगो के पश्चात टी रविशंकर को नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया आरबीआई के अंतर्गत। आरबीआई के अंतर्गत डिप्टी गवर्नर की संख्या कुल 4 है, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप चारों डिप्टी गवर्नर का नाम मुझे बताएंगे, क्योंकि मुश्किल से 10 से 12 दिन हुए होंगे, मैंने आपको बाकायदा क्लास में नोट डाउन करवाया होगा। अगर नहीं भी नोट डाउन करवाया तो कम से कम आप इतना सर्च करके प्रयास करें और जरूर नोट डाउन करें। क्यों? क्योंकि जब भी मौद्रिक नीति आती है आरबीआई की, इसकी समीक्षा इन्हीं डिप्टी गवर्नरों के द्वारा करी जाती है, बहुत ही जरूरी है। कई बार आपसे ऑप्शन में 3 ऑप्शन देता है, चौथा ऑप्शन गलत करा करके आपसे कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नहीं है। ठीक है, खैर तो टी रविशंकर के बारे में समझ लीजिएगा। इन्होंने बेसिकली एमफिल कर रखा है, ठीक है, अर्थशास्त्र के भीतर। और ये बांग्लादेश के जो केंद्रीय बैंक है उसमें, और इसके अलावा बांग्लादेश ने ही आईएमएफ में अपना सलाहकार नियुक्त किया था इनको, बीपी कानूनगो, यानी कि ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े पदों पर ये काम कर चुके हैं। अब एक बात मैं आपको बताता हूं जो शायद आपको पता हो, और नहीं भी पता हो तब भी बताता हूं, कि अभी हाल ही में जो नई कस्तूरी रंगन के आधार पर एक रिपोर्ट, वो आपकी नई शिक्षा नीति आई हुई है। इस शिक्षा नीति के तहत एमफिल को भी हाल ही में क्या कर दिया गया है, शिक्षा नीति से बाहर ही कर दिया गया, यानी कि पाठ्यक्रम एमफिल जैसा पाठ्यक्रम को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब एमफिल नाम की कोई चीज़ नई शिक्षा पद्धति में नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे और छोड़ता हूँ, क्या है वो प्रश्न कि आप कम से कम मुझे बताइएगा कि अभी नई शिक्षा नीति किस फार्मूले पर आधारित है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ ना कि 10+2, राइट, इसी तरीके से किस फार्मूले पर आधारित है, और वो फार्मूला किन किन क्लास के लिए है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप सबके लिए। आरबीआई की अगर मैं बात करूँ तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। कहाँ हुई? कोलकाता में। लेकिन 1949 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब तक इसका मुख्यालय
मुंबई में बनाया जा चुका था। तो वर्तमान में भी मुख्यालय मुंबई में ही है। वर्तमान में अगर यहाँ के मैं मुख्य गवर्नर की बात करूं तो उनका नाम है क्या, शक्तिकांत दास। 25वें गवर्नर हैं केंद्रीय बैंक के, ये भी ध्यान रखिएगा, आरबीआई के, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन की आज का अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर डे 4 मई को सेलिब्रेट किया गया। देखिए ज़्यादा कुछ बताने की इसमें आवश्यकता है नहीं, बहुत पहले शायद 3री सदी की बात है, लगभग 3री सदी में एक रोम के एक संत थे, उन्होंने पूरे गांव को बचा लिया था और उन्हीं स्मृति को लेकर के बाकायदा मनाया जाता है। उसकी कहानी पे नहीं जाना है अपन को, ठीक है, कहानी पे जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप इतना जरूर समझ लीजिएगा कि इनका अर्थ क्या होता है। ये जो रेड और जो ब्लू पट्टी दिखाई जाती है, ये सिंबल आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, मैं आपको बता दूं, शायद ध्यान ना हो। ये जो रेड वाला है ये आग को प्रदर्शित करता है और जबकि जो ब्लू वाला है ये प्रदर्शित करता है पानी को, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए भाई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस में या अग्निशामकों में जो वर्तमान में बैज लगा होता है रेड और ब्लू, उनमें से रेड और ब्लू का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल पर बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।